नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 12 है मित्रों। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 12 है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का और पूरे एनसीईआरटी हिस्ट्री का जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसकी जो फीस है वो केवल 1499 रुपये है। 1499 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप लोग कर सकते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है, और आप लोगों को जानकारी बता दें, जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी तैयारी कर रहे हैं, जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 3.4 और टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों की फीस एक ही साथ आप लोग का 1499 रुपये में दोनों की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बताने लगूंगा तो बहुत सारा समय बीत जाएगा। विश्व इतिहास के कुछ विषय यह पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 की। इसका एक चैप्टर है यायावर साम्राज्य, जिसमें मंगोल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो इसी से संबंधित टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 12 है। एक बात बता दूं आप लोगों को, यह जितनी भी टेस्ट सीरीज देता जा रहा हूं यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप इग्नोर बिल्कुल मत करें, नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह सीरीज है। प्रश्न है कि जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी द्वारा प्रभावित थी। मतलब जार तानाशाही जो है, जार कहाँ के शासक होते थे? रूस के जो शासक होते थे, रसिया के जो शासक होते थे, उन्हें जार कहा जाता था। ठीक है, जो तानाशाह शासक होते थे। ठीक है, तो जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, रूस के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, तो वह किससे प्रभावित थी? तो आप जानते हैं कि मंगोल जो थे ना, वो मतलब बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने मंगोलों का शासन था। ठीक है, तो यह जो जार तानाशाही जो थी वह मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। तो विकल्प 3 जो है आपका सही है। अगला प्रश्न इसी का व्याख्या देख लीजिएगा। व्याख्या जो है इस टेस्ट सीरीज की जान है, व्याख्या में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं आप लोगों की। जारिस्ट तानाशाही मास्को के ग्रैंड डची के लिए विशिष्ट निरंकुशता का रूप था और इसके उत्तराधिकारी रूस और रूसी साम्राज्य के जारडोम कहलाते थे। जार तानाशाही मंगोल परंपरा से प्रभावित थी, इसलिए प्रभावित थी भाई, वहां पर आक्रमण किए थे मंगोल, बहुत लंबे समय तक रसिया को अपने नियंत्रण में रखे थे, इसलिए प्रभावित थी। ठीक है, जार एक उपाधि है जिसका उपयोग पूर्व एवं दक्षिणी स्लाव सम्राटों को नामित करने के लिए किया जाता है। स्लाव सम्राट को कहाँ के होते थे? रसिया के होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 1206 ईस्वी में मंगोल सरदारों की एक सभा, जहां तेमुजिन को चंगेज खान शीर्षक के साथ मंगोलों का महान शासक घोषित किया गया था। ठीक है, तो पहली बात आप जान लें कि तेमुजिन कौन था। अरे यार, चंगेज खान था ना, चंगेज खान का ही बचपन का नाम, प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। चंगेज तो एक अलग नाम, उसको उसके कबीले के लोगों ने चंगेज खान एक अलग नाम दिया तब, जब चंगेज खान एक बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद चंगेज खान नाम दिया गया। चंगेज का मतलब होता है समुद्र खान, एक विशाल समुद्र। चंगेज का शाब्दिक अर्थ होता है विशाल समुद्र। ठीक है, तो समुद्र खान, चंगेज खान, ऐसा उपाधि उसके कबीले के लोगों ने दिया, जबकि इसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। ठीक है, तेमुजिन था। तो प्रश्न यही कह रहा है कि 1206 ईस्वी में मंगोल सरदारों की एक सभा, जहां तेमुजिन को चंगेज खान शीर्षक के साथ मंगोलों का महान शासक घोषित किया गया था। दरअसल 1206 में तेमुजिन को कौन सी उपाधि दी गई थी? चंगेज खान की उपाधि दी गई थी, और उसके उसी के सरदारों ने दिया था, मंगोल सरदारों ने दिया था। तो कहाँ दिया था? कुरिलताई में, यम में, कुबकुर में। तो कुरिलताई में दिया था, कुरिलताई में दिया था। विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। देखिए 1206 में 1206 में नैमन लोगों और शक्तिशाली जमुका की अंतिम हार के बाद, ठीक है, 2 जातियों को पराजित किया है चंगेज खान। शुरुआती समय में 1206 में देखिए 2 जातियों को पराजित किया, जिसके बाद इसका नाम चंगेज खान पड़ गया। और यह स्टेपी क्षेत्र की ही 2 जातियां थी। 1206 में नैमन
लोगों को और शक्तिशाली जमुका को, ठीक है, ये दो जातियां थी, नैमन लोगों को और शक्तिशाली जमुका की अंतिम हार के बाद तेमुजिन स्टेपी भूमि की राजनीति में प्रमुख व्यक्तित्व बन गया। स्टेपी क्षेत्र क्या है, हमने आपको शुरुआती समय में भी बताया था कि यह भूगोल का क्वेश्चन आता है कि स्टेपी कहाँ का घास का मैदान है, घास का मैदान है और एशिया और यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान है। तो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति को उसने क्या है प्रभावित किया, ठीक है। और यहाँ पर दो लोगों को हराया था, नैमन लोगों को और जमुका लोगों को 1206 में। इसके बाद इसका नाम क्या हो गया, इसके बाद इसका नाम चंगेज खां पड़ गया। मंगोल सरदार कहाँ के सरदार थे, कुरुलताई के, ठीक है। कुरुलताई की सभा में मान्यता प्राप्त की, जहां उसे चंगेज खान यानी समुद्र खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महान खान की उपाधि घोषित किया गया था। हमने बताया था इससे पहले कि मंगोलिया की जो करेंसी है ना, उस पर चंगेज खां का फोटो लगा हुआ है। जिस तरह से हमारे वहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, वैसे ही मंगोलिया की जो करेंसी है उस पर चंगेज खां का फोटो लगा हुआ है। वो गर्व करते हैं कि हमारे देश का एक ऐसा शासक था, भले गंदा था, गिरा हुआ था, नीच आदमी था, जिसने करोड़ों लोगों को मरवा दिया बिना वैसे ही, ठीक है। बहुत ही बड़ा रक्त पिपासु एक जल्लाद था। हालांकि उसके रक्त पिपासा से भारतीय प्रभावित नहीं हुए, वही प्रभावित हुए जो वास्तव में उस युग थे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो देखिए, मंगोल शासकों ने सभी जाति समूहों और धर्मों के लोगों में से प्रशासकों और सशस्त्र दस्तों की भर्ती की। देखिए, मंगोल शासकों ने सभी जाति समूहों और धर्मों के लोगों से प्रशासक और सशस्त्र दस्तों की भर्ती की, मतलब प्रशासक भी भर्ती किया और सैनिक भी भर्ती किया। किससे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मतलब वह देखिए, मंगोल जो थे वह रक्त पिपासु थे, निर्दयी थे, क्रूर थे, अत्याचारी थे, लेकिन उन्होंने धर्म देखकर अत्याचार नहीं किया, धर्म के कारण अत्याचार नहीं किया। उनका धर्म अत्याचार करना नहीं सिखाता था, अन्याय करना नहीं सिखाता था, हिंसा नहीं सिखाता था। जबकि मुस्लिम आक्रांता क्या थे, उनका धर्म ही, वो अपनी धार्मिक नीति की वजह से खून बहाते थे, ठीक है। औरंगजेब ने जो कुकर्म किया वह अपने धार्मिक कट्टरता के कारण किया था। जबकि चंगेज खान ने जो भी कुकर्म किया, इतने लोगों को मरवाया, वह उसका नैतिक दृष्टिकोण था, उसका नैतिक विचार था, ठीक है। तो मंगोल शासकों ने सभी जाति समूहों और धर्मों के लोगों से प्रशासक और सशस्त्र दस्तों की भर्ती की थी। इसकी सेना में क्या थे, तुर्की भी थे, चीनी भी थे, यूरोपीय लोग भी थे, ठीक है। कारण देखिए, मंगोल शासक विभिन्न धर्मों से संबंधित थे और उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत विश्वासों को सार्वजनिक नीति पर हावी नहीं होने दिया। तो कम से कम यह अच्छाई मंगोलों के अंदर थी। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, विकल्प एक जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, पराजित आसीन लोगों की राय से परे एक पल के लिए 13वीं सदी में मंगोल प्रभुत्व की विशाल आकार और से संबंधित लोगों और विश्वासों के विविध निकायों पर विचार करिए। हालांकि मंगोल खान स्वयं विभिन्न धर्मों के थे। अब देखिए, मैंने एक चर्चा किया था, आज बहुत गर्व के साथ लोग खान लिखते हैं। ये खान है क्या? खान दरअसल मंगोलों की टाइटल थी। खान एक पद था, एक सम्मान था, और वह किसका था? मंगोलों का था। और वही मंगोल जिन्होंने ईरान पर, इराक पर, सीरिया पर, तुर्की पर, पूरा अफगानिस्तान पर, उज्बेकिस्तान पर, तजाकिस्तान पर, मतलब मुस्लिम क्षेत्रों में 90% तो उन्होंने मुसलमानों का ही अंत किया, मुस्लिम शासकों का ही अंत किया, मुस्लिम शासकों पर ही अत्याचार किया। मुस्लिम शाह तामाश्प जो ईरान का शाह था, उस पर जब आक्रमण किया गया तो उसकी बेटियों को, उसकी पत्नियों को नंगा परेड करवाया गया था, ठीक है। आज भी 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो चंगेज खान के बीज हैं, वंश से आते हैं, और भी नाजायज वंश से आते हैं, ठीक है। और उसी की पदवी को खान लिखकर लोग ढोते रहे। असल में इसीलिए कहा जाता है, बहुत सारे लोग जानते हैं चंगेज खान का मतलब मुसलमान। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, वह एक बर्बर बौद्ध था, ठीक है। तो देखिए, हालांकि मंगोल खान स्वयं विभिन्न धर्मों के थे, शमन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम। उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को सार्वजनिक नीति निर्धारित नहीं करने दी। मंगोल शासकों ने सभी जाति समूहों और धर्मों के लोगों से प्रशासक एवं सशस्त्र दस्तों की भर्ती किया था, ठीक है। तो मतलब जिस शब्द से नफरत होनी चाहिए, उसी शब्द को लोगों ने अंगीकार कर लिया। क्या कहा जाए, उनका एक बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक शासन था, जिसे अपने बहुलवादी संविधान से खतरा महसूस नहीं हुआ।
पुराने अरब अरब साम्राज्य में मतलब खलीफाओं के शासन तक 700 ईस्वी तक कोई भी एक ऐसा खलीफा या कोई भी ऐसा शासक प्रशासक अरब अरब में नहीं मिला जिसके नाम के आगे, नाम के पीछे कभी खान लगा हो। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगोल साम्राज्य के नागरिक प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मंगोलों ने अविजित समाजों से नागरिक प्रशासकों की भर्ती की। मंगोलों ने अविजित समाजों से नागरिक प्रशासकों की भर्ती की। तो यहाँ पर लिखा है देखिए मंगोली सेना में जो सैनिक होते थे, सेना अधिकारी होते थे, प्रशासक होते थे, वो अविजित समाज से होते थे। अविजित मतलब जिसको जीता ना जा सके। तो अविजित समाजों से नागरिक प्रशासकों की भर्ती की। तो क्या है, सही है? देखिए यह आपका सही नहीं है। ठीक है। जिस क्षेत्र को वह जीतते थे, ठीक है, अत्याचार हिंसा करने के बाद वहां से जो अच्छे लोग होते थे उनकी भर्तियां करते थे। ठीक है। तो अविजित लोगों से नहीं, अविजित समाज से नहीं, जो विजित समाज होता था उससे प्रशासकों की भर्ती होती थी। तो कथन एक जो है आपका गलत है। कथन बी देखिएगा, मंगोल खानों ने उन पर तब तक भरोसा किया था जब तक वे अपने मालिकों के लिए राजस्व जुटाते रहे। तो देखिए यहाँ पर विजित समाज से नहीं, अविजित समाज से नहीं, विजित समाज से करते थे प्रशासकों की भर्ती। तो ये तो आपका गलत है। ठीक है। मतलब विजित समाज से करते थे और उन पर तब तक भरोसा करते थे जब तक वे मालिकों के साथ राजस्व जुटाते थे। तो भाई कोई भी नौकर है जब तक काम का है तभी तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये तो इसलिए गलत है क्योंकि यह विजित समाज से नागरिक प्रशासकों को भर्ती करते थे। और यह आपका सही है, मंगोल खानों ने उन पर तब तक भरोसा किया जब भी अपने मालिकों के लिए राजस्व जुटाते रहे। तो कथन बी आपका सही है। ठीक है। कथन बी आपका सही है। ठीक है। तो कथन बी आपका सही है, मतलब विकल्प 4 ये असत्य है, लेकिन बी आपका सत्य है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, चंगेज खां के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित समाजों से नागरिक प्रशासकों की भर्ती की थी। ठीक है। देखिए इतना बढ़िया मटेरियल आपको शायद ही कभी मिले। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इस मटेरियल को ले लीजिए। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैं पूरा मटेरियल आपको दूंगा। क्लास 6 से लेकर 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर वाइज मैं सारा नोट्स दे रहा हूँ, वो भी पावर पॉइंट नोट्स दूंगा। चैप्टर वाइज सारा वन लाइनर सीरीज दूंगा। चैप्टर वाइज सारा आपका प्रश्नोत्तरी दूंगा जिसमें लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और अति लघुत्तरी इस तरह से रहेंगे। चैप्टर वाइज मैं सारा टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ आप लोग का। तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी आप लोग की तैयारी होगी। टीजीटी की, पीजीटी की और जूनियर की सबकी तैयारी होगी। टीआरई 3 की तैयारी भी इसी फीस में कराऊंगा। टीआरई 4 की तैयारी भी इसी फीस में कराऊंगा, अलग से फीस नहीं देने वाला मैं। ठीक है। ये कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग। और अगर बीच में केबीएस एनबीएस की डेस्टिनी की वैकेंसी आएगी इसी फीस में आपकी तैयारी होगी। यहाँ तक कि जो लोग एस्टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हमको लग रहा है कि आप सभी लोग एस्टेट पास ही होंगे, लेकिन अगर एस्टेट की तैयारी करने वाले भी रहेंगे तो इसी फीस में ही उनकी तैयारी होगी। 1499 के बाद आपसे अलग कोई फीस नहीं ली जाएगी। देखिए चीन में ईरान और फारसियों में तैनात चीनी सचिव बताते हैं कि उन्हें कभी कभी इधर उधर ले जाया जाता था। किनको? जो प्रशासक होते थे। उन्हें दूर के प्रभुत्व को एकीकृत करने में मदद की और उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण गतिहीन जीवन पर खानाबदोश शिकार के कठोर किनारों को कुंद करने में हमेशा उपयोगी थी। मंगोल खानों ने उन पर तब तक भरोसा किया जब तक वे अपने आकाओं के लिए राजस्व जुटाते रहे और वे प्रशासक कभी कभी काफी प्रभाव डाल सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित मंगोल शासकों पर विचार करना है। मंगोल शासकों पर विचार करना है। ठीक है। देखिए पहले आता है, देखिए इसमें क्रम बताना है कौन सा विकल्प उनके सही कालानुक्रम को का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले आता है खाबूल खान। खाबूल खान शासक रहता है, खाबूल खान। ठीक है, 1 नंबर पे आता है। फिर आता है चंगेज खान, फिर चंगेज खान के बाद कुबलई खान। कुबलई खान, ये 3 लोग क्रम से रहते हैं, पहले खाबूल खान, फिर चंगेज खान, फिर कुबलई खान। यह मंगोल शासक रहते हैं। कुबलई खान जो रहता है चंगेज खान का पोता रहता है कुबलई खान। ठीक है। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो यही आपका 1 2 2 1 3 आपका सही है। ठीक है, विकल्प 2। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। खाबूल खान का जन्म 8वीं सदी में चीन में हुआ था। अंतर है, ऐसी बात नहीं कि ये बस इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, एक क्रम से शासकों को बता रहा है, मतलब इन लोग का ये क्रम था। खाबूल खान का जन्म 8वीं सदी में चीन में हुआ था। उन्हें योद्धा के तौर तरीके सिखाए गए थे, लेकिन सम्मान का सच्चा पाठ सीखने में वह असफल रहे। तो वह बर्बर लोग थे भाई। मंगोलों में कोई एक शासक नहीं था, कोई मंगोल जो थे बर्बर थे, असभ्य लोग थे। वह सम्मान करना किसका जानेंगे।
लेकिन हाँ, मंगोलों के अंदर यह था कि वो अपनी माँ का सम्मान करते थे, उसके अलावा कभी भी किसी भी मतलब किसी भी स्त्री जाति का वो सम्मान नहीं करते थे और बर्बर लोग थे। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब वो ईरान पर, इराक पर, उज़्बेकिस्तान में जब वो आक्रमण किए और शमरकंद में, हाँ, शमरकंद पर जब उसने आक्रमण किया मंगोलों ने, तो वहाँ की 75% आबादी को साफ कर दिया, कत्लेआम मचा दिया, ठीक है। हाँ, और जब ईरान का शहर बुखारा पर आक्रमण किया तो वहाँ 10 लाख की आबादी थी। 10 लाख की आबादी में केवल 50,000 लोग जिंदा बचे थे, सब के सब मार दिए गए थे, ठीक है। वहाँ की जब अब मंगोल जहाँ भी आक्रमण करते थे ना, वहाँ देखिए चंगेज खां खुद बहुत बड़ा कामुक प्रवृत्ति का था। चंगेज खां जहाँ भी आक्रमण होता था तो वह सुंदर जितना जितना भी मतलब कि हम बिस्तरी करता था, तो वह अपने जो भी सुंदर लोग होते थे उनसे हम बिस्तरी कर लेता था, ठीक है। अब उसके बाद जो भी लोग बचे होते थे, उसके बाद जो बाकी अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, फिर वह अपना मतलब कि वह उस सौदा करते थे, ठीक है। इस तरह से एकदम कोई ऐसा नहीं था, मतलब महिलाओं को पूरी तरह से यूज कर लिया जाता था और नंगी परेड करवाई गई थी बुखारा में और समरकंद में, वहाँ के शासकों की बहू को, बेटियों को, बहनों को। तो ये समझ सकते हैं कितना गिरा हुआ स्तर मंगोलों का था, ठीक है। और ऐसा ही स्तर बाकी लोगों का था भाई, जिनके साथ जो जो वह कुकर्म खुद करते थे। भारत में कैसे जब जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, तो वह भी कुछ इस तरह का ही कार्य करते थे, तो उनके साथ जैसा हुआ वो उस योग्य थे ही। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग जिस चंगेज खान के साथ कोई भारतीय घृणा करे, भाई घृणा करे ना करे उसमें कोई मतलब नहीं था। हाँ, गलत गलत को गलत कहा जा सकता है, लेकिन वह गलत किसके लिए था, क्योंकि वह लोग उसी के पात्र थे। और फिर उन्होंने फिर भारतीयों के साथ या जहाँ पर भी आक्रांताओं ने आक्रमण किया वहाँ पर वही तरीका बाकी लोगों जगह पर उन्होंने अपनाया। काबुल खान का जन्म 8वीं सदी में चीन में हुआ था। उन्हें योद्धा के तौर तरीके सिखाए गए थे, लेकिन सम्मान का सच्चा पाठ सीखने में वह सफल रहे। उनका पोता चंगेज खां था, ठीक है। चंगेज खां, जिसका मूल नाम तेमुजिन था, एक मंगोलियाई योद्धा शासक था और इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक था। कुबलई खान एक मंगोलियाई सेनापति और राजनेता था। वह चंगेज खान का पोता और सबसे बड़ा उत्तराधिकारी था। देखिए, युआन या मंगोल राजवंश, युआन और या मंगोल राजवंश के 5वें सम्राट 1260 से लेकर 1294 तक शासन किया के रूप में उन्होंने 1211 में चंगेज खान द्वारा शुरू की गई चीन की विजय, मतलब 1211 में चंगेज खान चीन का विजय शुरुआत करता है और 1279 में कुबलई खान जो है वह पूरा चीन जीत लेता है और चीन का पहला युवान शासक बन जाता है कुबलई खान। अब हम शॉर्ट टेस्ट देखेंगे, इससे संबंधित जो सबसे शॉर्ट टेस्ट है वो हम लोग देख लेंगे। चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय कब प्राप्त की थी? ये क्वेश्चन देखिए, देखिए कहाँ क्वेश्चन था, आपसे देख लेते हैं। देखिए, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? शॉर्ट टेस्ट हम लोग देख रहे थे। शॉर्ट टेस्ट, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? देखिए, घोड़ा था, ऊंट था, कुत्ता था या गधा था। तो मंगोलों का प्रिय पशु जो था वह आपका घोड़ा था। विकल्प ए जो है आपका सही है, ठीक है। उगोदेई किसका पुत्र था? चंगेज खां का, अरब खां का, त्यागसिन का या ली का? तो उगोदेई जो है वह चंगेज खां का पुत्र था, ठीक है। उगोदेई का जब जन्म हुआ था तो चंगेज खान ने कह दिया कि यह उसका क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। प्रश्न 3 देखिएगा, खाना बदोश हुड़ जाति से निकली हुई जातियां कौन सी हैं? खाना बदोश हुड़ जाति से निकली हुई जातियां कौन सी हैं? हुड़ से यह कुछ याद आ रहा है आप लोग का? यह वही हुड़ हैं जो गुप्त वंश पर बार बार आक्रमण कर रहे थे और स्कंद गुप्त के समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। उसके बाद हुड़ों का आक्रमण लगातार हमेशा होता रहा है गुप्त साम्राज्य पर, लेकिन गुप्त साम्राज्य ने बार बार इनके आक्रमण को विफल भी किया है, ठीक है। तो खाना बदोश जो हुड़ जातियां थी उनसे निकली हुई जातियां कौन कौन सी हैं? मंगोल, तुर्क, तातार या ये सभी, इनमें से सभी, ये सभी जो हैं वो हुड़ जातियों से निकली हुई जातियां थी, मंगोल, तुर्क या तातार। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से खाना बदोश जाति कौन सी है? हुड़ भी है खाना बदोश, शक जाति भी थी, मंगोल भी थी, ठीक है। इनमें से सभी, विकल्प डी। प्रश्न 23 देखिएगा, मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी सदी में हुआ?
मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी सदी में हुआ है? तो 18वीं एवं 19वीं सदी में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 24, चंगेज खां का जन्म कब होता है? तो चंगेज खां का जन्म होता है 1162 में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के टिकट। ओनोन नदी जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया? गजन खां, मौके, चगताई या जोची? तो गजन खान। देखिए गजन खान, इसका पहले से ही नाम था गजन खां, ऐसी बात नहीं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो गजन खां नाम पड़ गया, इसका पहले से ही नाम था गजन खां। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, यह मंगोल लोग थे जो मुस्लिम नहीं थे, ठीक है। और इनकी खान को या खां को बाद में बहुत सारे लोगों ने, इस्लाम के लोगों ने अपना लिया, ठीक है। हालांकि ये इस्लाम का शोषण किए थे, इस्लाम के लोगों का बहुत दमन किए थे, ठीक है। जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों का दमन किया था, ठीक है, वैसे ही इस्लाम का सबसे ज्यादा नाश, सबसे ज्यादा दमन, ठीक है, अगर किसी ने किया तो वह चंगेज खान ने किया, बर्बरता के साथ किया, ठीक है। तो धर्म परिवर्तन का इस्लाम बन गया, इस्लाम को अपना लिया, वो कौन है? गजन खान, गजन खान, ठीक है। प्रश्न 26 देखिएगा, यायावर शब्द का अर्थ क्या है? घुमक्कड़, मूर्ख, पर्यटक या जनजाति? तो घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ यानी खानाबदोश। विकल्प जो है आपका सही है। एकदम समझिए टिपिकल प्रश्न जो आने की संभावना बन रही है वह सब मैं लाया हूँ। मंगोलों, यहाँ गंगोलो लिखा है, मंगोलो है। मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल है? गोबी, सहारा, कालाहारी, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, इधर आपका ऐसे मंगोलिया है और फिर इधर आपका चीन है, ठीक है, ऐसे ऐसे चीन है। तो यह मंगोलिया, तो मंगोलिया के दक्षिण में एक आपका है, आपका गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है वह मंगोलिया में भी पड़ता है और चीन में भी पड़ता है। तो मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल है? वह है आपका गोबी। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय कब प्राप्त की? बताइए। चीन का इतना शोषण मंगोलिया लोगों ने किया, मंगोल के लोगों ने किया, मंगोल लोगों ने किया कि बहुत ज्यादा पूरे चीन पर आक्रमण हो गया था, ठीक है। 1215 के करीब, 1211 में और चंगेज खान ने चीन की दीवार को भेदने वाला पहला शासक था। और 1215 में उसने चीन का एक शहर है पेंगिंग पर अधिकार करके कत्लेआम मचाया और चीन के तमाम शहरों पे कत्लेआम मचाया। और एक लंबे समय तक चीन जो है मंगोल लोगों के अधिग्रहण में था। लेकिन बाद में चीन के मंचू राजवंश ने लगभग 400-500 वर्ष बाद, लगभग 1759 में जाकर अपना सपना पूरा किया और चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त की। कब? 1759। ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1221 में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित करके उसकी भर्त्सना की? हमने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता चुका हूँ। वह शहर था, ईरान का एक शहर है बुखारा। बुखारा में जब ईरान के शाह तमाश को पराजित किया था चंगेज खान ने, तो वहां पर उत्सव मैदान में गया। ईरान के शहर उत्सव मैदान, ईरान का एक शहर है बुखारा। तो बुखारा में उत्सव मैदान, जैसे पहले क्या होता था, जब जीत कोई हासिल करता था, कोई एक शासक दूसरे शासक पर जीत हासिल करता था, तो एक उत्सव मैदान सस्ता था, ठीक है। और वहां पर जो हारे हुए लोग थे वहां पर आते थे। तो उसने कहा चंगेज खान ने वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए, ये बुखारा के लोगों, ईरान के लोगों, तुम लोग पाप किए हो, तुम लोग बहुत ज्यादा पाप किए हो। और अगर अगर तुम यह बोलोगे कि इसका प्रमाण मेरे पास क्या है, मतलब चंगेज खान के पास क्या है, तो मैं कहूंगा कि अगर तुम पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजा होता। मैं ईश्वर का दंड हूं, तुमको दंड देने आया हूं। अगर तुम पाप नहीं किए होते तो भगवान ने क्यों भेजा होता तुम्हारे पास दंड देने के लिए? तो यह बात है, चंगेज खान ने कहा बुखारा में। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, और यह देखिए निशापुर जो इराक का शहर था, निशापुर, यहाँ पर भी उसने बहुत सारा कत्लेआम मचाया। कुछ ऐसा जगह नहीं था, देखिए रौंद डाला था पूरा ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, सीरिया, कुछ नहीं बचा था यार। पूरा मध्य एशिया का जितना कंट्रीज है सब रौंद डाला था मंगोलों ने। और केवल वह जहां जहां जाते थे उनका टारगेट होता था केवल कत्लेआम करना। और कत्लेआम कुछ लोगों का नहीं होता था, 80%, 90-95% जनता साफ हो जाती थी, ठीक है। वह इतने बड़े बर्बर होते थे मंगोल कि कुत्ते और बिल्लियों तक को नहीं छोड़ते थे, ठीक है। मंगोल राजकुमार था जिसका डेथ हो गया था बुखारा में, ठीक है। इसीलिए उसने ईरान के शहर बुखारा पर आक्रमण किया था, ईरान पर आक्रमण किया था। और वहां पर कुत्ते और बिल्लियों को भी जिंदा न छोड़ने का हुक्म दिया गया था कि कोई एक जीव भी न जिंदा बचे।
आदमी क्या होता है, कुत्ते बिल्ली तक जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह चंगेज खान का फरमान था। प्रश्न 30 देखिएगा, चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? ओलून इके, फातिमा, रजिया, योगिना। तो चंगेज खान की माँ का नाम था ओलून इके। विकल्प ए जो है आपका सही है। ये सब चीज़ें, ये सब जितना मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न 31 देखिएगा, 1221 में किस पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को कहाँ एकत्रित किया? तो ये बुखारा की बात हो रही है। देखिए, बुखारा की बात हो रही है। ईरान का शहर जो बुखारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहीं पर बुखारा पर जब विजय प्राप्त किया था, ईरान का शहर बुखारा पर विजय प्राप्त किया था चंगेज खान ने, तो वहाँ उत्सव मैदान में मुसलमानों को, अमीर मुसलमानों को संबोधित किया। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया है, मिस प्रिंटिंग गलत हो गई है। 1221 में किस पर विजय प्राप्त करने के बाद? तो यही है कि वही बात है कि बुखारा पर जो विजय प्राप्त किया था चंगेज खान ने 1221 में प्राप्त किया था। ठीक है, और यहीं पर चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को एकत्रित किया और उनको संबोधित किया। ठीक है, प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आ सकता है, आप समझ लीजिएगा। प्रश्न 32 देखिएगा, चीनी मंत्री गेलुत्स्काई ने ओगदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन कब किया? ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, छोड़िए, क्वेश्चन एक गलत है। प्रश्न 33 देखिएगा, मंगोलों का यायावरीकरण मतलब खाना बदोशीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ था? तो मंगोल जो लोग थे वह किस घास के मैदान से संबंधित थे? लानोस, पंपास, अर्जेंटीना। लानोस, पंपास और स्टेपीज, तो ये स्टेपी क्षेत्र के थे। ठीक है, ये पंपास जो घास का मैदान कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। लानोस कहाँ का घास का मैदान है? वेनेजुएला का है। ठीक है, बताइए, वेनेजुएला का है। और स्टेपी जो है एशिया और यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान है, और इसी घास के मैदान में मंगोल लोग रहा करते थे। प्रश्न 34 देखिएगा, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? 1162, 1172, 1260 या 1262? चंगेज खां का जो जन्म हुआ था 1162 में। 1162 में चंगेज खां का जन्म होता है, 1227 में यह मर जाता है अपने पीछे इतना बड़ा कलंक धब्बा लेकर। प्रश्न 35 देखिएगा, चंगेज खान के कार्य कौन से हैं? चंगेज खान के कार्य कौन से हैं? देखिए, चंगेज खान ने कौन कौन सा महान कार्य किया? मंगोलों को संगठित किया, बिल्कुल भाई, तो मंगोल जो थे अलग अलग कबीले में बटे हुए थे, वो अपनी शक्ति को नहीं पहचानते थे। उसने सभी मंगोलों को एकजुट किया, संगठित किया। ठीक है, चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाई। चीनी लोग शोषण कर रहे थे, मंगोल के लोगों को कमजोर समझ रहे थे, लेकिन उसने क्या किया? सभी लोगों को संगठित किया। ठीक है, फिर पार महाद्वीपीय साम्राज्य व व्यापार की स्थापना किया। तो पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किया, एक ऐसा महान साम्राज्य चंगेज खान ने बनाया जो एशिया, यूरोप और बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। ठीक है, तो उपरोक्त सभी विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 36 देखिएगा, मंगोल ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक, सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन का प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? मंगोलों ने, तो किसके नेतृत्व में? आप जानते हैं सब चंगेज खान है, तो मैं सीधे प्रश्न का उत्तर ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा? अब देखिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। मंगोलों का गोपनीय इतिहास, मंगोलों का गोपनीय इतिहास मतलब मंगोलों के इतिहास के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा? 4 ऑप्शन है। इगोर दे रखीविल्स, गरेहार्ड डोर्फर, बार्टोल्ट। हाँ, नाम थोड़ा सा उलझाऊ है, ध्यान रखिएगा। इगोर दे बस याद रख लीजिएगा अगर कठिनाई हो। इगोर दे रखीविल्स। ठीक है, इन्होंने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा। गोपनीय इतिहास का मतलब वह इतिहास जो मंगोलों के इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारियां नहीं मिलती हैं, लेकिन इन इतिहासकार ने वह जानकारी जुटाई और इतिहास लिखने का प्रयास किया मंगोलों का। इगोर दे नाम था इनका। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, स्टेपी प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? चंगेज खान ने, मोंगे खान ने, अट्टलिका, आगा खान। चंगेज खान ने, आप जानते हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया था? मतलब सभी लोगों ने मान लिया भाई चंगेज खान का लोहा, और हमने आपको बताया था कि 1206 में चंगेज खान को, तेमुजीन को, पहले इनका नाम क्या था? इनका शुरुआती नाम था तेमुजीन। ठीक है, 1206 में इनको क्या उपाधि मिलती है? चंगेज खान की उपाधि मिलती है। ठीक है, क्यों उपाधि मिलती है? क्योंकि इन्होंने जमुका को हराया था। जमुका और एक और जाति थी, ठीक है, जिसको हराने का काम किया था।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चाचा थी जिनको हराया और उसके बाद इन लोगों ने चंगेज खान का लोहा मान लिया और उसे चंगेज खान की उपाधि दिया था। तो कब? 1206 में। 1206 में कुछ और भी हुआ था हमारे देश में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान बना था। 1206 में क्या बोलते हैं बनता है और 1210 में घोड़े से गिरकर मर जाता है। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया था? बताइए। 1227, 1206, 1167, 1520। 1206। प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आ सकता है। इतना प्रश्न करा दूंगा ना, टेस्ट सीरीज में नहीं कराता हूं, मैं घोल कर पिला दूंगा आप लोगों को, ध्यान में रखिएगा आप लोग। मैं केवल एक चैप्टर को 4 से 5 तरह से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 11-12 का एक चैप्टर, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज भी 2 तरह से टेस्ट सीरीज दी जा रही है आप लोगों को। 2 तरह से टेस्ट सीरीज दी जा रही है। एक लॉन्ग क्वेश्चंस वाली टेस्ट सीरीज दी जा रही है, फिर इस तरह से शॉर्ट वाली दी जा रही है। शॉर्ट वाली भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आपको वन लाइनर सीरीज आप लोग को अलग से मैं कभी दूंगा, ठीक है। फिर आप लोग को पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो तो मिल ही रहे हैं। प्रश्न 40 देखिएगा, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा? मतलब चंगेज खान ने किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया था? ओगोदेई खां, देखिए ओगोदेई, जोची, चगताई या तोले। तो ओगोदेई जो इसका पुत्र था, इसको उसने उत्तराधिकारी घोषित किया था। विकल्प जो है आपका सही है, ओगोदेई। प्रश्न 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? चंगेज खान ने, जोची खान ने, येलू त्साई। तो सुनहरा गिरोह का गठन किया था जोची ने। विकल्प बी जो है आपका सही है, जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। मतलब एक युद्ध नीति थी, ठीक है। सुनहरा गिरोह, विकल्प बी जो है आपका सही है, जोची। ये सब क्या थे? जोची, ये सब मंगोल शासक थे भाई। प्रश्न 42 देखिएगा, चंगेज खान की विधि संहिता क्या है? ये तो बहुत ज्यादा टिपिकल प्रश्न है, बार बार आता है और मैं इस पर फोकस भी करके आप लोग को अच्छे तरीके से बताया हूँ। चंगेज खान की विधि संहिता, चंगेज खान की जो कानून संहिता थी, विधि संहिता थी, संविधान था, उसे क्या कहते हैं? उलूस, पैजा, जेरेश या यास। तो यास था। यास जो था चंगेज खान का विधि संहिता था, संविधान था। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? युआन राजवंश का अंत कब हुआ था? 1368 में, 1520 में, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो युआन राजवंश का अंत हुआ है 1368 में, ठीक है, 1368। प्रश्न 44 देखिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, समझने को समझ ही रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। मंगोल चीन से क्या लाते थे? मतलब मंगोल जो है वह चीन से क्या मंगाते थे? मतलब चीन से क्या निर्यात किया जाता था मंगोलों के लिए? कृषि उत्पाद या लोहे के उपकरण? कृषि उत्पाद, दूसरा लोहे के उपकरण, और सी जो है केवल एक तथा केवल एक और दो। मतलब सी ऑप्शन है केवल एक और दो, और डी ऑप्शन जो है इनमें दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। छोड़िए, तो इसमें देखिए मंगोल चीन से क्या लाते थे? कृषि उत्पाद भी लाते थे और लोहे के उपकरण भी। मतलब कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण दोनों पर आश्रित थे मंगोल चीन पर, ठीक है। मतलब चीन से दो चीजें निर्यात की जाती थी मंगोलों के लिए, कृषि उत्पाद भी और लोहे के उपकरण भी। तो विकल्प डी जो है आपका सही है, मतलब एक और दो दोनों, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल्स आपको मिलेगा। धन्यवाद आप लोग को।